स्टैंडिंग अप फॉर देयर राइट्स। तो आई एम प्रीटी श्योर कि इनको कोई तारुफ की जरूरत नहीं है, बट वी हैव एक्स मुस्लिम हिना विद अस। हिना है, हिना है, आई एम नॉट टू श्योर किस तरह से प्रोनाउंस करना चाहिए नेम इनका। एम आई प्रोनाउंसिंग इट राइट? यस, यू आर राइट। अच्छा नमस्ते हिना, महिलीश जी। नमस्ते जी, क्या हाल है आपका? जी मैं ठीक हूँ महिलीश जी। तो मैं बहुत खुशी हुई मुझे कि आपने अपना टाइम निकाला टू कम एंड टॉक अबाउट दिस, जो जो चीजें आज हम बात करेंगे। और मुझे अच्छा लगता है कि हमेशा ये जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हो या चाहे एक्स मुस्लिम्स का जो प्लेटफॉर्म है, इज हाईली मेल डोमिनेटेड, राइट? तो अच्छा लगता है कि अब जो है खवातीन भी आगे आ रही हैं और इतनी सारी एक्स मुस्लिम जो लड़कियां हैं, इट्स कमिंग, इट्स लाइक अ सुनामी। तो मेरे ख्याल से इस्लाम को तोड़ने में ज्यादा महिलाओं का हाथ है बनिस्बत मर्दों का। मर्दों के लिए तो फायदे वाला मजहब है ये। क्या बोलेंगी आप? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हर हाँ। कदम पे मर्दों को फायदा ही फायदा है इसमें। हम्म। नुकसान सिर्फ तो महिलाओं का है महिलीश जी। जी, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आप कहाँ, यानी विदाउट गिविंग टू मच इंफॉर्मेशन, कि आप किस ओके। फैमिली में यानी पैदा हुई, मुसलमान फैमिली में पैदा हुई, यानी थोड़ा सा बचपन में अपना बताइएगा कि बहुत कट्टर फैमिली थी या मॉडरेट फैमिली थी, सम स्टफ लाइक दैट। जी, गो अहेड। जी महिलीश जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑन योर चैनल। आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू। एंड मैं अभी शुरू करना चाहूंगी अपने बचपन से। जो मेरा जन्म जो है सुन्नी फैमिली में हुआ था। नॉट टू कट्टर, लेकिन नॉट टू कट्टर होने के बावजूद भी जितना कुछ मैंने सहा है, आई कैन इमेजिन द सिचुएशन जो लड़कियां कट्टर फैमिली में होती हैं। और एजुकेटेड लड़की होने के बाद भी जब मतलब सुन्नी फैमिली में ही मेरी शादी भी हुई। इन स्पाइट ऑफ मी बीइंग एजुकेटेड अर्निंग वुमेन, स्टिल मैंने जो कुछ फेस किया, तो मैं इस बात का अंदाजा, मेरे मियाँ जो मेरे शोहर थे, ही वॉज नॉट अ 5 टाइम नमाजी और समथिंग। तो ओनली जुम्मा के जुम्मा उनको अल्लाह याद आता था। तो स्टिल मैंने जो डिफिकल्टीज और जो प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, अगर एक फिल्म बनाई जाए ना, कम से कम 8 7 8 घंटे की मूवी बन जाएगी उस पर, अगर मेरे स्टार्टिंग से लेके अभी तक की जो मेरी जर्नी अगर से देखी जाए। तो मैं ये अंदाजा ही लगा सकती हूँ खाली बैठ बैठ के कि वो लड़कियां जो एकदम कट्टर फैमिली में पैदा होती है और कट्टर फैमिली में ही उनकी शादी होती है, उनकी क्या हैसियत होती है, उनकी उनकी क्या अवस्था होती है, व्हाट्स देयर सिचुएशन। बिकॉज मैं एक्चुअली, मैं लीजिए उर्दू वर्ड्स अवॉइड कर रही हूँ। सो मैं प्योर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का यूज करूंगी, ठीक है? सो बिकॉज आई डोंट वांट टू लाइक, मेरे को बिल्कुल उर्दू वर्ड से और उर्दू चीजों से और इस्लामिक चीजों से बिल्कुल मुझे अलग रहना है। और मैंने अपने फर्स्ट इंटरव्यू जो स्वामी जी के साथ हुआ था, उसमें मैंने कुछ कलमे सूरे भी पढ़ के बता दिए थे, जो कि मेरे सारे दर्शकों को और सारे व्यूवर्स को पता है कि आई एम अ मुस्लिम। स्टिल अगर आप चाहें तो मैं कुछ बोल के बता सकती हूँ। नहीं नहीं, अगर आप मुझसे पूछेंगी कि भाई पहले दूसरा कलमा चौथा कलमा बताओ, मैंने तो 25 साल पहले इस्लाम छोड़ दिया, मुझको तो आता ही नहीं है। हाँ, ये है कि कभी मैंने कभार कोई वो शुरू हो जाते हैं ना, जैसे तो वो दोबारा से फिर उस जबान पे आ जाती है, वो कौन सी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिकी यौमिद्दीन, या कर मुझे तो ये भी नहीं हाँ। पता ये है कौन सी आया, क्या है इसको, क्या सूरा कौन सी है, मगर वो दिमाग में आ जाती है। सो आई आई नो दैट हम्म। कि लोग वो करते हैं, मगर आप अपनी शक्ल यहाँ पर पूरी नहीं दिखा रही हो, बट यू आर ऑन कैमरा, सो इट्स वेरी हार्ड टू हाँ, कोई शक्ल नहीं दिखाता है तो आप कह सकते हो फेक है ये वो, मगर नो, आई नो ऐसी कोई बात नहीं है। नो, अगर मेलिस जी, आई एम सो बोल्ड एंड आई एम सो कॉन्फिडेंट आफ्टर लाइक गेटिंग इन लाइक कांटेक्ट विथ योर चैनल एंड ऑल। जब से मैंने आपका चैनल देखना शुरू किया, परवीन जी का चैनल देखा, आमीना जी का चैनल देखा, तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि आई कैन कम आउट विथ माय फेस एज वेल। लेकिन थोड़ा सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, बिकॉज आई एम नॉट अलोन, हमारे बच्चे भी हैं। तो उन सब के बारे में हमको सोचना पड़ता है, बिकॉज अगर हम अकेले हो तो अपनी जान हथेली पे कफन सर पे बांध के हम निकल जाएंगे जैसे ये लोग निकलते हैं जिहादी कफन सर पे बांध के 72 हूर्स की तलाश में। हम हमारी महिलाओं के लिए काम करने के लिए हम निकल सकते हैं, लेकिन जो है ये सारी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, खास करके हिंदुस्तान जैसे जगह पर, जहां पर हम सनातन मतलब हिंदूज का ज्यादा पॉपुलेशन है। स्टिल हम लोगों को डर डर के जीना पड़ता है। सेक्युलरिज्म के नाम पे वगैरह बहुत कुछ होता है जहां पर हमको दबाया जाता है। तो अब हाँ। जहां तक बात है मेरी, मैं जब मतलब जब मैं 6 साढ़े 6 साल की थी, मेरे सारे ही इंटरव्यूज में मैंने ये वाली बात रखी है
तो पहली बात तो मदरसा में मेरे साथ में मोलेस्टेशन करने की कोशिश की गई, जहां से मैं भाग गई थी। ये सब डिटेल्स मेरे इंटरव्यू में है ऑलरेडी। एंड वहां से तो मैं किसी तरह से भाग गई, एंड आई ट्राइड नॉट टू गो टू एनी मदरसा। कभी भी मैं किसी और मदरसा में मैं गई नहीं, मैंने बहाने बनाए, ये किया, किसी तरह से मैंने अपने आप को बचाए रखा। हाँ, ऑल्दो लेटर ऑन जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अल्लाह जहन्नुम में जलाएगा, मुझे कुरान शरीफ पढ़नी चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मैंने इंग्लिश में सब लेके पंचसूरा वगैरह जो हिंदी में आता था वो सब लेके आई आई यूज टू रीड एंड आई यूज टू परफॉर्म वॉट एवर रिचुअल्स, नमाज वगैरह है। सो उसमें कोई इश्यूज नहीं थे। मैं बिकॉज पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगा देती थी, घर के काम में लगा देती थी, ये सब चीजों से मैं बच जाती थी फैमिली में। फिर अब जब शादी वगैरह होने के बाद में बहुत सारी प्रताड़नाएं, मतलब स्टार्टिंग से ही मैं अपने चारों तरफ देखती आ रही थी। जैसे कि एक किस्सा मैंने बताया था स्वामी जी के चैनल पे एंड पूजा जी के चैनल पे भी बताया था कि एक जो पड़ोस में एक बंदा रहता था, 5 टाइम का नमाजी था, मैं लीजिए। एंड वो अपनी उसकी एक बीवी और 2 बच्चे थे, लड़कियां थी। तो पहले तो वो उसका पहली लड़की के साथ में, बड़ी लड़की के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट जब कर रहा था, पड़ोसियों को पता चला। एंड देन दे वेंट एंड आस्क्ड कि क्यों भाई आप ऐसे कर रहे हो, बिकॉज चीखने चिल्लाने की रोजाना आवाजें आ रही हैं। तो पब्लिक कब तक चुप बैठेगी, वन और द अदर डे वो लोग तो आके पूछेंगे। तो जब उन्होंने आके पूछा तो ही इज लाइक के मैंने एक ये लगाया है गार्डन में, मैंने एक झाड़ लगाया है, मेरा गार्डन है, मेरा झाड़ है, और मैंने उसको सारी जिंदगी पानी दिया, और अब जब उसमें फल आया तो मैं दूसरे को क्यों दूं, मैं क्यों ना खाऊं। और ये वाला किस्सा जो है, मतलब उस टाइम पे मैं ज्यादा बड़ी नहीं थी ये सारी चीजें समझने के लिए, लेकिन स्टिल मुझे कुछ ना कुछ तो समझ में आया था, ये चीजें मेरे ब्रेन में, मतलब वो मेमोरी में एकदम साफ है। अब ये बात जब उसने बोला, और ये 5 टाइम का नमाजी था, उसके बाद जो दूसरे आस पड़ोस के लोग थे जो हिंदूज वगैरह थे, वो लोग सब सुन के तो सन्न रह गए, एकदम शॉक, कुछ बोल नहीं पाए, वो सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन उसी तरह का किस्सा उसने अपनी दूसरी बेटी के साथ भी किया, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई। तो जो टेंशन टेंशन लेते हैं ना लड़कियां, इतना ज्यादा इमोशनली वो डिस्टर्ब हो गई थी। आफ्टर सम टाइम शी डाइड। फिर वाइफ भी उसकी मर गई। अब एक बेटी जो बची थी, जब तक मैं उस जगह पे रहती थी, तो मुझे याद है कि एक बेटी बची थी जिसके घर के बोलते हैं ना खाने पीने के लाले पड़े थे, उससे कोई शादी नहीं कर रहा था, क्योंकि इसका इसके बाप के साथ रिलेशनशिप था, ना कोई मुस्लिम उसका हाथ पकड़ रहा था। और हिंदूज तो आपको पता है कि दूर ही रहते हैं, ताकि ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में ना पड़ जाए। तो उस लड़की की हालत इतनी दयनीय थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, पता नहीं उसका बाद में क्या हुआ। एंड अभी उसके बाद में फिर एक किस्सा मैंने डिस्कस किया था अबाउट, जैसे कि जब मैं काम करती थी तो आई वॉज वेरी टायर्ड। तो उस टाइम पे जो है मुझे जब मेरा शोहर जो है ही वांटेड टू गेट इंटीमेट, तो मैंने उसको, वो पहली बार था जब मैंने उसको मना किया था। एंड जब उसको मैंने मना किया, वहीं पर मेरी गलती हो गई कि मेरे कपड़े वपड़े पूरे नोच के उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। आई वॉज ऑलमोस्ट नेकेड। ऐसे तो बोलते हैं ये लोग महेश जी कि आपको पर्दा रखना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए एंड ऑल। और ये सिर्फ मेरे अकेली के साथ नहीं हुआ था, मेरे फैमिली में एक पार फैमिली मेंबर, एक लेडी के साथ में ये हादसा हुआ था जब मैं छोटी थी, तभी जब व्हेन आई वाज इन माय टीन एज। जब टीन एज में थी तो उस महिला को ऐसे ही घर से बाहर निकाल दिया था, निवस्त्र करके, जहां पर उसके बदन पे कोई कपड़ा नहीं था। एंड दैट टू जबकि वो जॉइंट फैमिली में थी, फैमिली से कोई उसको बचाने के लिए नहीं आया। वो औरत बेचारी पुलिस स्टेशन गई, महिला जी, इंडिया की बात है ये। और वो जब पुलिस स्टेशन गई, कि इंडिया का कानून ऐसा है कि यहाँ पर मुस्लिम्स के मामले में ये लोग बोलने से बहुत ज्यादा डरते हैं। भले ही मतलब ये लोगों का बोलना ये है कि अगर से ये बीच में आएंगे तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो जाएगी, और आपका शरिया लॉ जो है आपके शोहर को इजाजत देता है कि वो आपके साथ प्रताड़ना करे। अगर हम बीच में आते हैं तो पुलिस चाह कर भी महिला जी उसकी हेल्प नहीं कर पाई। वो महिला को उन्होंने बैठाया, उसको पानी पिलाया, उसको कपड़े वगैरह, पहले तो उन्होंने उसको कपड़े दिए पहनने के लिए, उसको पानी वगैरह पहना पिलाया, और उसको अपनी पुलिस वैन में घर तक छोड़ा भी। और घर पर आने के बाद में उस महिला की हालत इतनी दयनीय हो गई थी कि उठे बैठे उसको बातें सुननी पड़ती थी कि तू मतलब अपने शोहर को तो तू मना कर रही थी, और जैसे तुझे बाहर निकाल दिया तू भाग भाग के पुलिस स्टेशन चली गई। उधर पे तो एक से ज्यादा थे होंगे ना, उधर ज्यादा मजा आया होगा। कैन यू अंडरस्टैंड उस औरत नहीं, के आई दिल पे टोटली क्या। अंडरस्टैंड ये जो बात आप कर रही हैं ना, तो यही चीज जो है आई नो,
हमारी खवातीन के साथ हमेशा ये होता है कि अगर हमारे साथ कुछ सेक्सुअली हो भी जाता है, इसी वजह से काफ़ी सारी लड़कियाँ या जो खवातीन होती हैं, वो बताती भी नहीं है, क्योंकि नहीं ज़्यादातर बोल फिर हमारे पाती। पे अरे तुम्हें मज़े लेने होंगे, तुम वहाँ गई क्यों थी, तुमने पहना क्या था, यू नो रिगार्डलेस ऑफ द पॉइंट। तो जैसे कि आप ये कह रही हैं ना कि जो सेक्युलर कंट्री है, इंडिया में भी नहीं बोला जाता, सेम थिंग यही चीज़ यूके में हुई थी। जो ग्रूमिंग गैंग्स थे, जो हो रहे थे, वो इसी वजह से कि हम रेसिस्ट ना दिखें, हम इन लोगों को यूं ना करें। इस्लाम का पता नहीं क्यों इतना ये लोग वो करते हैं, बाकी भी रिलीजन हैं, मगर इस्लाम को इतना पता नहीं क्यों सेक्युलर कंट्रीज में हवा बना के रखा हुआ है कि इनके ऊपर जरा सा भी कुछ बात नहीं करते। या तो शोर ही मचाते हैं इस वजह से, क्योंकि ये लोग भी तो शोर मचाना शुरू हो जाते हैं ना फौरन, इस्लामोफोबिया गले से पकड़ लेंगे फौरन। सो या अभी देखिए ना, अगर हम इनके बारे में कुछ बोलते हैं तो ये हम हमको गर्दन का मतलब बोलते हैं ना, गला काटने की धमकी मिलती है, और कितने लोगों को मार भी देते हैं ये लोग। और ये जब दूसरे मजहब, दूसरे धर्मों के बारे में जब उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो हम उनको कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ सेक्युलरिज्म और सादगी में ही रह जाते हैं। बोलते हैं ना, सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। इसी तरह से जितने मतलब सीधेपन से रहने की कोशिश करते हैं, उतने ही ज्यादा प्रताड़ित किए जाते हैं, उतने ही ज्यादा दबाए जाते हैं। तो अभी तो ये वक्त आ गया है कि लोगों को जागना चाहिए और अपने अपने आप के लिए और दूसरी महिलाओं के लिए खड़े होना चाहिए। सारे हिंदूज भी खड़े होने चाहिए, तब जाके मुस्लिम महिलाओं को जो है इंसाफ मिलेगा। बिकॉज उनको अगर सामने से सपोर्ट नहीं दिखेगा मनीष जी, तो वो लोग किस तरह से कदम आगे बढ़ाएंगी। हर यही कोई होता के है ना, अंदर है ना उतनी कि हिम्मत नहीं होती है। हाँ, जैसे कि आपने अपनी स्टोरी बताई ना, तो इसी तरह से मेरा भी जो बाप था वो 5 वक़्त का नमाज़ी नहीं था, मगर हाँ, जहाँ पे औरत की ख़वातीन की बात माँ में बात आ जाती थी, तो फ़ौरन सारा इस्लाम आ जाता था ना। सो द सेम थिंग कि वो भी मारता था, पीटता था, कोई फैमिली में से कोई हेल्प नहीं कर रहा है, ना कोई नेबर वाले कोई हेल्प करते थे, जस्ट कोई आवाज़ें नहीं। आ रही हैं, चीख रहे हैं, हम चीख रहे हैं, नहीं कोई नहीं आता हेल्प करने के लिए। और मैं यही सोच रही होती थी कि व्हाई इज़ नो वन हेल्पिंग अस? तो आप जिस सिचुएशन में उस वक्त होते हो ना, और इसी वजह से अब मैं किसी को देखती हूँ तो आई डू वांट टू हेल्प देम, क्योंकि मुझे पता है कि वो बंदी किस तरीके से गुजर रही होगी, किस चीज से गुजर रही होगी। इट्स वेरी एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट। मगर नहीं, हमारी फैमिली वाले भी आंखें बंद कर लेते हैं, अपनी इमीडिएट फैमिली। अच्छा, मैं कैमरा मिनट के लिए बंद कर रही हूँ, आई एम स्टिल हियर, आप कंटिन्यू करिए। मेरा हाँ सवाल ये जी। था कि आपकी शादी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? ये एक्चुअली जिससे मेरी शादी हुई थी, ये मेरे बचपन का दोस्त मानिए। क्योंकि वो मेरे स्कूल में मेरा बैग लेके आता, मेरा बैग स्कूल छूटने के बाद मेरा बैग लेके घर पे जाता, कॉलेज के पास मेरे कॉलेज के सामने आके बैठा रहता, मेरे मतलब एक सिक्योरिटी गार्ड जैसा हमेशा मेरे आगे पीछे घूमता रहता। तो जब उसने मेरे मुझसे पूछा कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तो मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था कि आप अम्मी से पूछो, अम्मी हाँ बोलेंगी तो हाँ है, अम्मी ना बोलेंगी तो ना है। एंड देन उसने अपने रिश्तेदारों को लेके आया, रिश्ता वगैरह पूछा, तो मेरी नानी ने हाँ कहा। एंड देन शादी वगैरह हो गई थी। और स्टार्टिंग में जब जहां तक ये महिलाओं के इसकी बात आती है, जैसे कि या ये लोग कहते हैं इस्लाम में एबॉर्शन अलाउड नहीं है, गैर कानूनी है, शरिया के खिलाफ है। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट रखना चाहूंगी, ये लोग शरिया के खिलाफ है बोलते तो हैं, लेकिन शरिया को अपने मतलब के हिसाब से हमेशा ये लोग तोड़ मरोड़ लेते हैं। जब इन्हें अगर कोई बच्चा चाहिए, जैसे जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी मेली जी, तो आई वॉज वेरी स्मॉल एंड इनोसेंट, लाइक बहुत ज्यादा मेरे अंदर सोचने समझने की ये नहीं थी। तभी मेरी ननंद मुझसे बोलती थी कि तुम ये बच्चा मत रखो, निकाल दो, क्योंकि अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है। एंड देन जब मैं मेरे हस्बैंड से शोहर से बोलती ये बात, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, शरिया में ये जो है ये अलाउड नहीं है, हम लोगों को ये गुनाह मिलेगा, हम लोगों को नहीं अबॉर्ट करना है, बच्चे को रखना है। तो फिर बच्चा हुआ, ये हुआ। अब जब मेरे ऑलरेडी दो बच्चे हो चुके थे, और जब मुझे इसके दूसरी शादी के बारे में पता चला, तो मैं चाहती थी कि मैं इससे जितना चाहे मैं दूर रहूं। कोई भी महिला चाहेगी कि ऐसे आदमी से दूर ही रहो। पहली बात तो इन्फेक्शन का खतरा होता है, बिकॉज ये लोग प्रिकॉशंस यूज करना नहीं चाहते। कॉन्डोम्स यूज करने में इनकी माँ मर जाती है, इनका बाप मर जाता है, सब पूरी दुनिया मर जाती है। और फिर बाद में जब मैं प्रेग्नेंट हुई, तो इट वाज इन समवेयर अराउंड 2019 की बात है, ये बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो उस टाइम पे आई वाज लाइक, अभी प्रेग्नेंट तो मैं हो गई, मुझे 2 ढाई महीने कुछ हम टेंशन से गुजर रहे थे। तो वक्त कैसे निकला मुझे पता नहीं चला, 2.5 3 महीने होने के लिए आए, तब मैंने रियलाइज किया कि अरे आई एम प्रेग्नेंट। तो मैंने इसको बताया, तो इसने फटाक से बोल दिया कि अभी अबॉर्ट कर दो। बिकॉज आई वॉज अ वर्किंग लेडी, मैं बिजनेस हैंडल कर रही थी, तो ही डिडंट वांटेड कि मैं इसमें प्रेगनेंसी और बच्चे के चक्कर में मैं पड़ूं।
तो यहाँ पर उसका इंटेंशन, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आया कि जब पहला बच्चे के बारे में जब इस तरह से उसकी बहन ने ही मुझे बोला था, तो इसने मुझे बोला कि नहीं, इस्लाम में अलाउड नहीं है, तुम जो है ऐसा मत करना, हम लोगों को गुनाह मिलेगा। और फिर अब जब ये बारी आई मेरे 2019 की प्रेगनेंसी की, तो इसने फटाफट बोल दिया कि तुम अबॉर्ट कर लो। लेकिन मैं इस फेवर में नहीं थी, मुझे लग रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए इस्लाम में। फिर मुझे पहले ही मैंने इतने ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स फेस किए हुए हैं, तो हो सकता है अगर मैं ये गुनाह करूंगी तो मुझे और प्रॉब्लम्स फेस होंगे। तो मैं हम्म। बिल्कुल मतलब दिल, आपने किसी भी कहा माँ कि का दिल नहीं मानेगा। आपने कहा कि उनकी दूसरी शादी हुई थी, तो ये दूसरी हाँ। शादी कितने साल बाद की और आपसे पूछ के की थी या छुपा के की थी? नहीं, मुझे पता नहीं था मेलिस जी कि इसने दूसरी शादी कर ली है, क्योंकि जब मैं अपने ससुराल में बहुत कम आती जाती थी, इट वाज लाइक टू डिफरेंट स्टेट्स। तो जहां पर मेरा ससुराल था वहां पर मेरा कम आना जाना था, बिकॉज मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बताया कि जब मैं एक दिन जब मेरा बच्चा 7 महीने का था, हम ससुराल में थे, कुछ महीनों के लिए मुझे उधर रखा गया था। तो मेरा एक जो छोटा देवर है ना, 14 साल का था उस टाइम पर, तो वो बाथरूम की एक खिड़की से वो मुझे झांक के देखने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे पता था कि खिड़की है तो कोई ना कोई झांकेगा, तो मैंने यहाँ से दुपट्टा लगाया हुआ था, और मैंने नोटिस किया कि ये यहाँ से झांक रहा है। लेकिन बाद में जब मैं बाहर आई तो मैंने उसको पूछा, कन्फ्रंट किया, तो बिल्कुल बोल दिया नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब उल्टे सीधे, मतलब बिल्कुल मान नहीं रहा है। तो मुझे भी गुस्सा आया कि एक तो गलती कर रहा है, ऊपर से मान नहीं रहा है। मैंने उसको एक चांटा रखा, ज्यादा जोर से नहीं मारा, कि मैं तुम्हारी बड़ी बहनों की तरह हूँ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो इस बात पे उस टाइम पे उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन 2-3 दिन के बाद में ये बंदा सीधा घर पे आया, बिकॉज 2 स्टेट्स की बात थी, तो ट्रैवलिंग का जो टाइम लगता है उतना टाइम में वो वहां पर पहुंच गया। आई वॉज नॉट अवेयर कि ये क्यों आया है। मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों की बीवी बच्चों की याद आ रही है तो ये आ गया है। एंड मैं उसकी तरफ भाग के जा रही हूँ कि वो मुझे गले लगाएगा, बच्चे को गले लगाएगा। लेकिन उसने मुझे मारना शुरू कर दिया, मेरे आंख पे मारा, मेरे पेट में मारा। एंड देन मुझे बोल रहे, तेरे हाथ बहुत बड़े हो गए क्या, जो तू मेरे भाई को मार मार रही है। तो उस वक्त तो मेरी जबान खुली नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं। लेकिन रात में व्हेन उसको जब इंटीमेट होना था, वो मेरे पास आया, तो उस टाइम मुझे चांस लगा कि चलो ठीक है, इस टाइम मैं इसको बोल देती हूँ, शायद बंदा मेरी बात मान जाए। तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारे भाई ने जो है ऐसा ऐसा किया, इसीलिए मैंने उसको एक थप्पड़ मारा, मैंने जोर से नहीं मारा, ये बात तुमको भी उसको समझानी चाहिए। इस पर उसका जो रिएक्शन था, वो सुनने के बाद तो मेरे मेरे पैरों के तले से जमीन हट गई थी। उसने उल्टा मुझे मारा और एक थप्पड़, और बोलने लगा कि तेरे पास ऐसा क्या है जो तुझे छुपाना है। मतलब मैं क्या फिर पूरा नंगा होके घर में घूमती रहूं, क्या आओ तुम कोई भी देखो और जाओ क्या। महिला की कोई इज्जत नहीं होती है, कोई आत्मसम्मान नहीं होता है। अब इस हादसे के बाद से मैं अपने ससुराल से हमेशा दूर रहना पसंद करती थी, क्योंकि मेरा और एक देवर था जो कि मेरी उम्र का था। अगर वो मुझ पे अटैक करता, सेक्सुअल असॉल्ट मेरे साथ कुछ करता, तो मैं तो बोल ही नहीं पाती, उल्टा मेरे ऊपर ही इल्जाम आ जाता। इसलिए मैं अपने ससुराल से हुँ। हमेशा दूर रहती थी। और कामकाज के सिलसिले में जहां पर हम मेरे शोहर का के साथ में रहती थी, वहां से मैं और एक स्टेट में जब ट्रैवल करके गई, 3 साढ़े 3 साल में वहां पर अपने बच्चे के साथ थी। उस दौरान इस बंदे ने दूसरी शादी कर ली थी, और उसके बारे में मुझे पता नहीं चला। मुझे पता चला है कम से कम उसकी दूसरी शादी के 8-9 साल के बाद में मुझे पता चला है। 8-9 साल बाद, वॉव! हाँ। हाँ, वो भी सरप्राइज विजिट मैंने दिया उसके घर पर, तब मुझे पता चला कि उसके ऑलरेडी दूसरी शादी हो गई और 2 बच्चे हैं। कहाँ एक ससुराल लड़की में है रखा हुआ और एक था? लड़का है। ससुराल में? हाँ जी। बकरा ईद का टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो मेरे बच्चों को मैं मिला देती हूँ। और हम लोग ऑलरेडी इस मेरे ससुराल वाले स्टेट में हम लोग शिफ्ट हो चुके थे, बिकॉज बहुत सारे उसके रीजन है पीछे। तो मुझे लग रहा था कि मेरा बिजनेस भी यहीं पर है, मेरा घर भी यहीं पर है, तो मुझे ये बंदा ससुराल में लेके क्यों नहीं जा रहा है। बच्चों को जो है अपने मतलब ये है, ग्रैंड मदर वगैरह है, चाचा है, चाची, उन लोगों से क्यों नहीं मिलाने के लिए लेके जा रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं ही लेके जाती हूँ। अब जब मैं लेके गई हूँ, तो मैंने जो देखा, मेरे तो पैरों के तले से जमीन हट गई। मेरे दोनों बच्चे देख रही हूँ मैं, और फिर देख रही हूँ वो औरत के हाथ में 2 बच्चे हैं। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। और फिर मेरी सासू माँ आके मेरे पैर पकड़ रही है कि तुम कुछ एक्शन मत लो, ये जो है ना हो गया है अभी। और इसमें मैंने भी बोला और तुम्हारी माँ ने भी बोला। तो मेरी माँ ने जब बोला ये बात, तो मैंने उस बात पे यकीन नहीं किया। मैंने मेरे शोहर से जब बात किया, जब कन्फ्रंट किया,
तब उसने मुझे बताया कि तेरी माँ ने मुझे आइडिया दिया था कि वो तो तेरे साथ में है नहीं इधर पे, एक काम कर तू दूसरी शादी कर ले। तभी भी मेलिस जी मैंने यकीन नहीं किया कि मेरी माँ चाहे जैसी भी हो लेकिन कम से कम ये तो नहीं कर सकती। लेकिन जब मैं मेरी माँ से मैंने ये सवाल पूछा मेलिस जी, शी इज लाइक हाँ तो क्या हुआ, मैंने बोला। कैन यू इमेजिन? वाओ! नहीं मतलब वो मैं माँ आई भी कैन अपनी नहीं है, मतलब यस। कोई नहीं है अपना मेलिस जी, ना तो नहीं। ना जो मेरा बचपन का दोस्त था वो मेरा हुआ, ना जो माँ ने मुझे पैदा किया ना वो माँ मेरी हुई। अब मैं जाऊं तो किसके पास जाऊं, बोलूं तो किसको बोलूं, कौन है मेरे पास में अभी बोलने के लिए, बताइए। आई वॉज लेफ्ट क्लूलेस, मैं इतनी शॉक्ड हो गई थी कि मैं करूं तो क्या करूं। एंड आई कंटिन्यूड विथ माई बिजनेस, क्योंकि मेरे पास में उस वक्त सारा सारा जितना भी मेरे पास फाइनेंसेस थे मेलिस जी, मैंने पूरा इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, सब कुछ सेटल कर लिया था। एंड मैं अगर उसको छोड़ के निकलती तो मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। क्योंकि जब मेरा बच्चा 10 दिन का था, मुझे मैं मेरी माँ के पास गई थी कुछ परेशान होकर के, तो उसने मुझे घर के अंदर नहीं लिया था, मुझे भगा दिया था, ये बोल के कि जब तक शादी नहीं होती है मायके वालों की जिम्मेदारी है, शादी हो गई अभी तुम जाओ यहाँ से, यहाँ पर कोई कुबेर का खजाना नहीं गड़ा हुआ है, तो जो जैसे तुम्हारा शोहर रखेगा उस हाल में रहो। उस 10 दिन के बच्चे को लेके मैं सारा दिन यहाँ वहां भटकी थी, बहुत सारी मुश्किलों का मैंने सामना किया था, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने मुझे अंदर नहीं लिया। और फिर जाते वक्त रास्ते में मेरे शोहर ने जो मुझे फिजिकल असॉल्ट किया, मुझे लगातार इधर मारता रहा। मेरे मैंने बुर्का पहना हुआ था मेली जी, मेरे पैर में बुर्का आ रहा था, बार बार ऐसा लग रहा था कि मैं वो बच्चे को लेके गिर जाऊंगी। लेकिन इस बंदे ने उस बच्चे को तो हाथ में नहीं लिया कि मेरा बच्चा सारा दिन परेशान हुआ होगा, चलो मैं इसको ले लेता हूँ। लगातार गाली गलौज करता रहा, लगातार मुझे मार मार के पूरा रास्ता इसने मुझे मारते मारते घर पर लेके गया है। अब जब ये सब होने के बावजूद भी मैंने मेरी माँ से रिश्ता नहीं तोड़ा था, लेकिन जिस दिन मुझे ये पता चला कि मेरी माँ ने उसको आइडिया दिया था, उसकी माँ माँ ने तो दिया ही होगा, लेकिन जब मेरी माँ ने आइडिया दिया तो मैंने इससे रिश्ता तोड़ दिया। मैंने सोचा कि फिर ऐसी माँ का क्या फायदा, बहनों से तो मैंने ऑलरेडी पहले नाता तोड़ दिया था। क्योंकि एक वक्त ऐसा था मेरी जी, जब मैं इसमें बीपीओ में काम करती थी, तो मेरे घर पे मेरी माँ बहन ये इनका सब आना जाना लगा रहता था, क्योंकि उस वक्त मेरा बच्चा छोटा था। मैं माइंड नहीं करती थी क्योंकि मुझे लगता था हम सब एक फैमिली है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये बात मेलिस जी यहाँ तक जाएगी कि मेरी खुद की अपनी बहन मेरे, बोलते हैं ना, पीठ में खंजर घोपेगी। ना बहन पे विश्वास कर सकते हैं, ना माँ पे, ना बाप पे, ना शोहर पे। मुस्लिम महिलाएं किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते, हर जगह से आपको मतलब ठोकरें ही मिलेगी और धोखा ही मिलेगा, क्योंकि पूरे मजहब में सिर्फ धोखा और अलता किया लिखा हुआ है। क्योंकि अगर रिलिजन रिलिजन जहाँ आ जाती है ना, तो फिर वो सारे रिश्ते, नाते सब कुछ भाड़ में जाते हैं। सिर्फ रिलिजन पहले आएगी, भई इस्लाम को पहले रखो। एग्जैक्टली अभी आप देखिए, जब मैंने नोटिस किया, जब मैं नाइट शिफ्ट के लिए उठी रेडी होने के लिए, जब मैंने नोटिस किया कि मेरी बहन मेरे बाजू में नहीं है, और फिर मैंने नोटिस किया कि ऊपर के रूम से आवाज आ रही है, और मैं जब ऊपर गई तो मेरे शोहर के साथ में मेरी बहन बेड पर थी। अब वो देखने के बाद में जो ओए! मेरी हालत हुई, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि उस वक्त मेरे अंदर से कितने सारे सवाल घूम रहे थे, और मैं क्या करूं, करूं तो क्या करूं, बोलूं तो क्या बोलूं। अब ऐसी सिचुएशन में जब नीचे वाले कमरे में मेरी माँ है, मैं भाग के अपनी माँ के ही पास जाऊंगी। कोई भी परेशान बच्ची जो है, लड़की जो है, सबसे पहले कोई भी बच्चा, बेटा लड़की कोई भी रहने तो सबसे पहले परेशान होके अपनी माँ के पास जाते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो माँ को ही आवाज देते हैं। अल्लाह को तो हम बाद में याद करते, पहले माँ के पास जाते। मैं मेरी अम्मी के पास गई मैली जी, एंड मेरी अम्मी इज लाइक, मैंने उनको पूछा कि ये क्या हो रहा है, तुमको पता है? शी वॉज लाइक, हाँ तो क्या हुआ, तू तो घर पे नहीं रहती, तू तो काम पे जाती है। वो बेचारा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा उन्हीं। दिस वॉज हर वर्ड्स। तौबा, 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 तौबा! मैं इट्स क्या बोलती बताइए, मेरे पास कोई और ऑप्शन था? अगर मैं रिवोल्ट भी करती, अगर मैं इस बारे में कुछ अपना स्टैंड लेती, कन्फ्रंट करती, तभी भी मैं, मतलब कहाँ जाती मैं? हुँ। आई हैव नो वेयर टू गो। इस तरह से अभी आप सोचिए, जब मैं काम करने वाली महिला होने के बावजूद मैं, मतलब इस तरह से बंधी रह गई, सालों साल ऐसी कैद में बंधी रह गई, जहां पर जंजीर दिखाई तो नहीं देती थी लेकिन मैं जंजीरों में पूरी तरह से जकड़ी हुई थी। काम करने के बावजूद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मेरे पास नहीं था।
ना मैं कुछ बोल पाती थी। हर बात पे मुझे मार खाना पड़ता था, बिना वजह के मुझे कभी भी घर से बाहर निकाल दिया जाता था। इस तरह की घटनाएं मुस्लिम महिलाओं के साथ। और आपका जो भी है ना ये सारा कुछ, इट्स ऑलमोस्ट द सेम, क्योंकि मेरी माँ भी खुद कमाती थी, बाप नहीं कमा के ला के देता था पैसे, वो खुद कमाती थी, घर अपना खुद चलाती थी, शी वाज मास्टर्स इन नो, उसको भी फिर यानी शी हैड टू टेक अ स्टैंड, किसी ने मदद नहीं की। सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आप क्या फील कर रही हो, कि कोई नहीं होता वहां पर। और जैसा आपने बताया ना, इसी तरह से मेरा बाप भी है, एक दफा हमें, मुझे याद है, झगड़ा चल रहा था इनका, हमें पता नहीं था कि क्या हुआ उस दिन, मगर किसी बंदी को अपने साथ हमारे घर में ले आया था यार। एंड देन माय मॉम गॉट अप, उन्होंने कहा कि तुम्हारी दो लड़कियां हैं घर में, और तुम एक और लड़की को, यानी छोटी वो थी, लड़की थी, यानी शी वाज लाइक इन हर 20s, मे बी लेट 20s। तो आई स्वेयर टू गॉड, जब मैं आपकी बातें सुन रही हूँ तो मुझे सारी वो बातें याद आ रही हैं। और ये लोग समझते हैं हमारे साथ ही हो रहा है, राइट? नहीं, ये हजारों लाखों लड़कियों की लाइफ है एट दिस करंट पॉइंट, जो इस्लाम के अंदर बैठी एग्जैक्टली। हैं और इस्लाम के नाम पर उनको दबाया जा रहा है, और उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय की जा रही है। अब वो सीमा हैदर है, अभी पाकिस्तान वाला जो केस हुआ है, देखो वो भी कैसे भाग के वहां से आई है, राइट? सो देयर सो एग्जैक्टली। मेनी ऑफ देम। जी, कंटिन्यू रखिए आप। और ये हिम्मत करके इस दलदल से निकलना मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अभी जो स्वामी जी ने एक अभियान शुरू किया है, घर वापसी अभियान, जहां पर वो इस तरह की महिलाओं की मदद कर रहे हैं, मैं उससे मतलब बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और बहुत ज्यादा खुश हूँ कि चलिए कोई एक भाई है हमारे समाज में जो कि इस चीज को आगे लेके आ रहा है। जहां पर मुस्लिम, अभी जो सिचुएशन मेरी थी, मुझे नहीं पता था कि अभी अगर से मैं यहाँ से रिवोल्ट करूँ तो जाऊं कहाँ। लेकिन आज की महिलाओं के पास में ऑप्शन है। यू कैन कॉन्टेक्ट स्वामी जी, यू कैन कॉन्टेक्ट एनी एक्स मुस्लिम। तो आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी, कुछ ना कुछ एक गाइडेंस मिल जाएगा। लेकिन उस वक्त तो मेरे पास में कोई ऐसा नहीं था, क्योंकि कई बार ऐसे मेरे मेरे साथ में ऐसे हुआ कि मुझे ऐसे लगा कि नहीं चलो मैं इन सब से बाहर निकलती हूँ, मैं तलाक ले लेती हूँ एंड ऑल। तो ये बंदा कभी तलाक देने के लिए रेडी नहीं होता था, और मुझे मौलाना के पास जाना पड़ता था। और मौलाना आपको पता है वो लोग कैसे होते हैं, बेटी बेटी बोलेंगे और कहाँ पर कहाँ कहाँ से कहाँ उनका हाथ चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ये सब चीजों का भी फेस कर करके मुझे ऐसा लगता था कि इंसाफ कभी मुझे मिलने वाला नहीं है। तो इसी तरह से मैं चुपचाप जीती गई पूरी जिंदगी, मतलब समझिए मेरी जिंदगी जहन्नुम की तरह पूरी निकलती गई। अब जब ये 2019 का मेरा प्रेगनेंसी का बात आया, तो कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि अपना बच्चा एबॉर्ट करे, तो मैं भी नहीं चाहती थी। तो उस टाइम पे इसने मतलब मुझे इतना फोर्स किया, फिर भी मैं नहीं जा रही थी, क्योंकि मैं नहीं जा रही अबॉर्शन के लिए। इसने मुझे इतनी बुरी तरह से मारा, मेरे पेट में लातें मारी हैं कि मतलब मैं रात भर जगह से उठ नहीं पाई हूँ। मैं लीजिए, और जब मैं दूसरे दिन सुबह उठी हूँ, आई स्टार्टेड ब्लीडिंग, और वो बच्चा अबॉर्ट हो गया। मतलब यहाँ पर इनके इस्लाम ने इनको ये नहीं बोला कि ये गुनाह है, वहां पर इस्लाम नहीं आया इनका। ये एक ऐसा इस्लाम है जो मर्दों को अपने हिसाब से मतलब यूज कर लेते हैं ये लोग। जब मैंने इसको बोला कि ये तो गुनाह है, तुमने तो ऐसे ऐसे किया, उस वक्त तो नहीं बोला, लेकिन बाद में जब मैंने बोला, देन ही इज लाइक कोई बात नहीं है, मैं नमाज पढ़ के ये कर लूंगा, माफी मांग लूंगा। बोलते नमाज तौबा पढ़ लूंगा, ऊपर वाला मुझे माफ कर देगा। ये कैसे माफ कर देगा हाँ, ऊपर तो वाला? बस वही है ना, जैसे आप हज भी करने चले जाओ, जितनी गुनाह करने कर लो, और जाकर वहां पर, क्रिश्चियनिटी में भी यही है, आप जितने गुनाह कर लो या कन्फेशन कर लो, कैसे ऐसे कैसे धुल जाते हैं सारे पाप एक जैसे। वही इट्स अ तो वेरी बात है। सेलेक्टिव, हाँ, सेलेक्टिव चीज है ना, एकदम मस्त सेलेक्ट करता है बस। कन्वीनियंटली कन्वीनियंटली ये लोग शरिया को अपने हिसाब से यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बुर्का पहन के काम पर जाती थी या शलवार कमीज पहन के काम पर जाती थी, तो मुझे एक्चुअली उस जमाने में ज्यादा शलवार कमीज बुरखे वाली को बीपीओ इंडस्ट्रीज में वगैरह एमएनसीज में नहीं लेते थे। तो उस वक्त इस बंदे ने मुझे खुद जीन्स पहनाया, तभी इनका इस्लाम नहीं आ रहा था सामने कि इसको जो है मुझे पर्दे में रखना है, इसको मुझे घर से बाहर नहीं भेजना है, क्योंकि तब उसको कमाई खानी थी। तभी इसका इस्लाम सामने नहीं आया, यू नो। एकदम कन्वीनियंटली, नहीं मैं अगर चाह रहा हूँ तुम पहन रही हो तो तुमको गुनाह नहीं होगा और मुझे भी गुनाह नहीं होगा। मतलब गॉड ने इनके लिए हर एक चीज फ्री करके रखी है कि तुम मर्द हो तो तुम चाहे जो ही चीज फॉलो करो, जो ही चीज तुम करो, तुमको मैं कभी कोई गुनाह नहीं दूंगा। सारे गुनाह और अजाब सिर्फ औरत के ऊपर ही है। सारे फरिश्ते औरत को ही कर्ज करेंगे, बदुआ देंगे, और सारी चीजें मतलब जहन्नुम की आग भी सिर्फ औरत को ही जलाएगी। इनके लिए मतलब कुछ है ही नहीं। हर एक काम करके बोले 2 रकात नमाज तौबा पढ़ लेने से ऊपर वाला माफ कर देता है, ये कैसी बात हुई?
और ये सब इनको जो है मुल्ला मौलाना ये जो मस्जिद में जुम्मा की नमाज हम्म। के बाद में जो वाज बयान करते हैं ना, वहां से जाके ये सीख के आते हैं। जस्ट इमेजिन, ये बंदा सिर्फ जुम्मा के जुम्मा नमाज जाता था, तब इसके अंदर हम्म। इतनी कट्टरता और इतना दोगलापन था, इतना अलताकिया था कि वक्त पड़ने पर पैर पकड़ लेगा और वक्त पड़ने पर एकदम शेर बन के एकदम हमला कर देगा। तो सोचिए, जो लोग रोजाना आते जाते हैं वो लोगों के घरों में इनका मतलब महिलाओं की क्या स्थिति होगी, क्या हाँ, हालत होगी। आप ये जो बात कर रही हो ना कपड़ों की भी, इसी तरह से मेरा बाप भी ऐसी था, जहां पर अपना इसको गोरों के बीच में रहना था या अपने कॉन्टेक्ट बनाने होते थे तो वहां, हाँ हाँ, वहां पे पहन लो, वरना फिर जो है वो तुमने अपना गाँव जाओ तो वहां पे मुंह ढकना है तो यूं करना है तो यूं कर। इट्स अ वेरी वही कहते हैं ना, ये रिलीजन बनाई मर्द ने और मर्दों के लिए बनाई है, और मैं तो ये कहती हूँ ये रिलीजन स्टार्ट ही हमारी टांगों के बीच से होती है और खत्म भी हमारी टांगों के बीच में ही होता है। एग्जैक्टली वही दो बस। इंच में इनकी पूरी हाँ। दुनिया बसी हुई है, उसके बस। अलावा इनकी दुनिया ही नहीं है। और फिर लेकिन वो जो हम्म। 2 इंच लेके लड़की घूम रही है, उस लड़की की कोई अहमियत नहीं है। इनकी जिंदगी स्टार्ट होती है महिला के 2 इंच वाले पार्ट से और खत्म भी होती है वहीं पर। लेकिन फिर भी महिला की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है इनकी नजरों में। जस्ट इमेजिन। हाँ, मगर ये जितना ये वो करते हैं ना, उतना ही मैं आपको एक बात बता दूं कि मौलाना मौलवी जो हैं डरते हैं कि इसी वजह से वो नहीं चाहते ना कि हम लोगों को अपने हकूक मिल जाए या हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, क्योंकि इनकी शक्लें देखिए, इनसे शादियां कौन करेगा, इनको सेक्स देगा कौन? कोई नहीं देगी औरत। अरे, तो इनको इनकी पता है कि शक्ल देख के कंट्रोल खत्म हो थूकने का जाए। दिल नहीं करता है, थूकने हाँ। का दिल नहीं करेगा। नहीं तो वही इनको पता है कि अगर ये अरेंज मैरिजेस और इस तरह जबरदस्ती शादियां करना बंद हो गए तो इनके तो लाले पड़ जाएंगे, इनको फिर बकरी से ही एग्जैक्टली, काम चलाना पड़ेगा। बकरी गधा पता नहीं क्या क्या, कोई कोई जो जानवर मिले उसके साथ में ये लोगों को अलाउड है, तो ये लोग उन्हीं के एक्चुअली में सही किया है। अगर लिखा हुआ है कुरान शरीफ में ये सब, तो बिल्कुल सही किया है, बिकॉज ये इसी के लायक है। सच मायने में ये जानवरों के ही लायक है, ये महिलाओं के लायक नहीं है। महिलाओं के लिए अगर कोई इज्जत ही नहीं है इनकी नजर में, महिलाओं को जानवरों की तरह, जानवरों से भी बदतर ट्रीटमेंट ये लोग देते हैं, तो ये महिलाओं के लायक ही नहीं है। जिस दिन मुस्लिम महिला, हर एक महिला जागरूक होगी, महिलिस जी, ये लोगों के घर में लाले पड़ जाएंगे कि हम शादी करें तो किससे करें। देख लेना आप, ये दिन भी जरूर आएगा जब महिलाएं जागरूक होंगी, जब एजुकेट होंगी। ये इसीलिए तो नहीं चाह रहे हैं ना कि बच्चियों को हम एजुकेशन दिया जाए, और बच्चियों को आगे जाके मतलब इतना टाइम मिले कि वो लोग मेच्योर हो जाए। 20-21 साल की उम्र में मेच्योरिटी आती है। वो मेच्योरिटी आने के बाद में इनके हाथ में कोई नहीं चलेगा, दे विल टॉक अबाउट देयर राइट्स। और ये नहीं चाहते हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं अपने राइट्स के बारे में बात करें। बात करना तो दूर, ये तो जानते चाहते नहीं है कि वो जाने कि उनके भी कुछ राइट्स है। अभी ये तो हम और आप हैं जो कि हम जानते हैं कि हमारे बेसिक राइट्स क्या है। 90% मुस्लिम महिलाएं, महिला जी, जानती नहीं है कि उनके राइट्स भी हैं। उनको भी जीने का हक है, उनको खुश होने का हक है, ये तो वो जानती ही नहीं है। तो सोचिए वो तो लोग किस तरह से जी रही होगी। मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि अब मैं भी काफी मोमिन औरतों से बातें करती हूँ, अब जैसे एक वो है अलीना अली हैं, अब ऐसी औरतों के साथ आप क्या, खवातीन के साथ क्या आप बातें करेंगी, क्योंकि वो कहती नहीं हमें तो सारे हकूक हैं, और पिटाई भी ठीक है और दूसरी शादी भी ठीक है तो हलाला भी ठीक है, सब कुछ इनको सही लगता है। अब मैं तो कभी इसमें रही नहीं हूँ, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि जब आप यानी देख रही हो इन चीजों को, कभी आपने भी डिफेंड किया था इन चीजों को? नहीं, डिफेंड तो नहीं किया मैंने, लेकिन जब मेरे साथ में वो वाला किस्सा हुआ था मैली जी, जब मुझे घर से बाहर निकाला गया था, जब व्हेन आई वाज नेकेड, मेरे बदन पे कपड़े बहुत कम थे, तो उस वक्त जब मैं एक पड़ोसी की लुंगी लेके अपने आप को लपेट के जब मैं बैठी हुई थी, उस दौरान मेरे दिमाग में आ रहा था कि मेरे से ही कुछ गलती हुई होगी जो मुझे ये सजा मिल रही है। अल्लाह ने जो है मुझे ये सजा इसीलिए दी है कि मुझसे ही कुछ गलती, मतलब वहां पर मैं अ, बाहर खुले तौर पे तो किसी चीज को डिफेंड नहीं कर रही थी, लेकिन अपने आप को मैं उसमें कसूरवार मान रही थी कि मैंने मेरे शोहर को मना किया, मुझे तो कोई हक नहीं है। समझिए आप। तो यही हाँ। चीजें लेके हाँ। महिलाएं बैठ जाती है कि ये मेरी ही गलती होगी, क्योंकि उठे बैठे जब आपको ये सुनने के लिए मिलता रहता है ना कि तू 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ती है, इसीलिए हमारे घर में तंगी है, इसीलिए हमारे घर पे ऐसा है, तूने ये नहीं किया इसीलिए ऐसा है। 8-8 दिन आपको नहाने भी नहीं दिया जाता है, पता है आपको, मुस्लिम फैमिलीज में। हाँ, मैंने ये पीरियड्स की वजह फेस से। किया है। जब मैं काम पर जाने के लिए निकलती थी, देखिए आप या तो काम पर जॉब पर जाने के पहले आप फ्रेश होंगे, या तो आने के बाद फ्रेश होंगे। मैं लीजिए, जब ऑफिस जाने के लिए मैं रेडी होने के लिए जब मैं नहाने जाती थी, तो ये बंदे का ये बोलना होता था कि
किसके साथ सोने के लिए जा रही है जो तुझे नहाना पड़ रहा है? अब वो ओह सुनने के माय बाद गॉड, में, एग्जैक्टली मेरा बाप यही बोलता था मेरी माँ को, कभी वो लिपस्टिक लगा लेती थी ना, किसको किसको ले किसके पास जा रही हो, क्या करना है, देखो। लिपस्टिक क्यों लगा रही हाँ। हो यार, हाँ, कितनी कॉमन चीज है। ये मतलब बेसिक हाइजीन की बात होती है। फिर मैंने क्या किया, मुझे डर लगने लग गया कि नहीं, मैं नहा के जाती हूँ तो ये बंदा मुझ पे शक करता है। भाई तू उस टाइम मेरे दिमाग में इतना भी नहीं आता था कि मैं इसको बोलूँ कि तू जब शक करता है तो मुझे काम करने भेजता क्यों है। मैं चुप ही रहती थी। फिर मैंने शुरू किया कि चलो ठीक है, मैं ऑफिस से आने के बाद नहाने के लिए जाती हूँ। अब जब मैं ऑफिस से बाद आने के बाद से नहाने के लिए जा रही हूँ, तब ये अलग बंदा बोलता है कि किसके साथ सो के आ रही है जो तुझे नहाने की जरूरत पड़ रही है। व्हेन एम आई गोइंग टू टेक बाथ देन? कब मैं नहाऊंगी? ना जाने के टाइम नहा पा रही हूँ, ना आने के बाद नहा पा रही हूँ। कितने कितने दिन मेरे बिना नहाए गुजर जाते थे। मेलिस जी, कैन यू इमेजिन? गर्मी में बाहर का गर्म मौसम और अंदर ऑफिस के अंदर हाई एसी में बैठना, पूरा शरीर में से इतनी दुर्गंध आती रहती थी। और फिर परफ्यूम लगाना अलाउड नहीं है। यू नो दैट राइट? हाँ परफ्यूम परफ्यूम नहीं लगाना लगा अलाउड सकते नहीं है। यार। नहीं तो मगर जब भी तो ये गधों के पास है, इतनी गंदी बदबू आती होगी, पान खाए हुए तो कितने महीनों से नहाए हुए नहीं, इतनी गंदी दाढ़ी कभी साफ भी नहीं की होती, लाइक वाकई में इनके पास तो बकरियों को भी जाते हुए घिन आती होगी। और आप खुद सोचोगे जो औरतों को जिनसे इनसे शादी की हुई है उनके ऊपर क्या गुजरती होगी, लाइक फिर मैं मानती हूँ लिटरली कि आपको प्यूकिश फील होगा जब बंदा सामने, आधी रात हाँ में जब बंदा पूरा पान वान खा के, गुटखा खा के, दारू पी के जब वो आपके सामने आएगा ना, तो मतलब उस महिला की अवस्था उतनी दयनीय होगी कि वो उसको मना भी नहीं कर सकती है। जस्ट इमेजिन दम कितना घुटता है अरे उस इंसान को ऐसे हिना फेस करने जी, के लिए। हिना जी देखें यहाँ पर, अब हम तो यहाँ पे कनाडा में भी ओपनली पीते हैं दारू, भी यहाँ ओपनली पीते हैं लोग, क्लब में जाते हैं। मगर क्लब में जाते हैं भाई, गम खाई हुई होती है, फुल परफ्यूम लगा कर दारू पिए भी वहां पर जो है अपने आप को दिखाते हैं कि वो देर क्लीन। मेरा भी जो बॉयफ्रेंड है, हम लोग वी ड्रिंक टुगेदर एंड स्टफ, बट वी ऑलवेज च्यूइंग गम, डिओड्रेंट लगाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। ऐसी हाँ, थोड़ी एक गंद बेसिक को। हाइजीन फॉलो होता है ना बाहर, मतलब ये मुस्लिम मर्दों को छोड़कर अगर बाहर देखा जाएगा तो बेसिक हाइजीन फॉलो होता है। इन लोगों को बेसिक हाइजीन का कुछ पता नहीं है। पता नहीं है, क्या करना नहीं चाहते हैं। हाँ, अगर कुरान शरीफ में लिखा था कि ये नहाएंगे नहीं तो चलेगा, वो सब उस वक्त की बात है जब वहां पर पानी नहीं था, जहां पर वो बैठ के लिख रहा था साइकोपैथ। उस टाइम पे वहां पर पानी नहीं था तो उसने लिखा होगा। लेकिन अभी तो तुम जैसे इंडिया पाकिस्तान जैसे जगहों पे जो मुसलमान रहते हैं, और बाकी देशों में भी, वहां तो पानी इजीली अवेलेबल होता है। कांट यू कीप योर सेल्फ क्लीन? आप हाइजीन नहीं मेंटेन कर सकते? आप हाँ खुद भी नहीं मेंटेन करते हैं, औरतों को भी 8-8 दिन आप नहाने नहीं देते हैं। तो मगर इस्लाम तो कहता है, इस्लाम में सफाई निस्फ ईमान है। और मतलब बस पाकिस्तान में जहाँ जिस वॉल पे ये लिखा होता है ना, जिस दीवार पे, वहीं पे सबसे ज्यादा जो है पेशाब होता था, वहीं पे सबसे हाँ, ज्यादा सुसु कूड़ा पड़ा करते होता घूमते था। हैं लोग, जहां पर लिखा होता है वहीं हाँ, पर। ये नहीं लोगों का बोलना ये अलग होता है, करना अलग होता है। मतलब एक बोलते हैं ना, गुंडागर्दी मचा के रखी हुई है इन लोगों ने। हाँ नहीं, पीरियड्स पे भी मुझे याद है कि जब पीरियड्स आते थे तो कहा जाता है कि नहीं आपने 3 दिन तक या 5 दिन तक नहाना नहीं है, हालांकि इट इज सो हाँ, अनहाइजेनिक, क्योंकि उस वक्त तो एग्जैक्टली। आपको रोजाना नहाना चाहिए टू कीप योरसेल्फ क्लीन फ्रॉम गेटिंग वायरसेस या कोई इन्फेक्शन ना हो जाए आप। तो उल्टा ही हिसाब है इन लोगों का। हम्म। और फिर बोलेंगे कि हमारी औरतों के पास से बदबू आती है। एक मौलाना का मैंने पिछले हफ्ते में एक वीडियो देखा था, एक शॉर्ट्स देखा था। उसमें वो बोल रहे हैं कि मेरी बीवी जो है उसके पास से तो बदबू आती है, उसके पसीने की बदन से बदबू आती है, उसके बालों से बदबू आती है। हूरों के पास में वैसे बदबू नहीं आएगी। क्या गारंटी है कि हूर तुमको खड़ा भी करेगी? तुमने अपने आप को देखा है? औरत को ये लोग अच्छी तरह से, मतलब महिला को अच्छी तरह से रखने की ये लोगों के अंदर औकात नहीं है, उतनी मेच्योरिटी, उतनी समझ नहीं है। दिमाग में पूरा गोबर भरा हुआ है इनके। और पता नहीं, पूरा गुटखा पान और मौलाना की सारी गंदी घिनौनी नीच बातें भरी हुई है। और फिर महिलाओं को इस तरह से अवस्था में रख के फिर महिलाओं के ऊपर ही वो लोग बोलते रहेंगे। जब 8-8 दिन नहाएंगे नहीं तो वो लोगों के अंदर बिल्कुल, मतलब बोलते हैं ना, फिजिकली मेंटली तो टॉर्चर है ही है, ये फिजिकली कितना प्रॉब्लम होता है। एक तो मार खाते रहो, ऊपर से नहाना नहीं है। किस मतलब एक जहन्नुम से बदतर तो जिंदगी उनकी यहाँ दुनिया में इन लोगों ने करके रखी है। और फिर महिलाएं ये सब पीड़ित, मतलब सहते 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 उनकी मेंटालिटी ऐसी हो जाती है कि नहीं, हम इसी लायक है।
तभी तो आके हाँ अभी तो यूट्यूब पे बहुत सारी महिलाएं बोलने लगी कि नहीं हम आधी दिमाग की है। मैंने सुना औरतें हाँ बोल रही है कि नहीं मुझे आधी, मैं आधे दिमाग की हूँ। अगर उसने जो भी साइकोपैथ है अगर उसने बोला है तो हाँ मैं आधे दिमाग की हूँ, कोई बात नहीं। एक महिला तो एक ऐसे ही जैसे अभी आपके साथ में मेरी इंटरव्यू हो रही है, कोई एक ऐसे सेशन था, समीर भाई का था या साहिल भाई का था, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। एक महिला तो बोल रही है कि हाँ ठीक है, अगर बोला है नबी ने तो मैं अपनी 6 साल की बेटी की भी शादी करा दूंगी, ये भी मैं करा दूंगी। मतलब इनके दिमाग में इतना ऐसा बोलते हैं ना, माइंड वॉश स्टार्टिंग से किया जाता है। इट्स नॉट कि अभी अचानक से कर रहे हैं, ये जब पैदा होते हैं ना तभी से माइंड वॉश करना शुरू करते हैं। जैसे हमको बोला जाता था हाँ। मदरसा में मौलाना की हर बात माननी है, अब हम्म। वो हर बात में गुड टच बैड टच तो आप सिखाते नहीं हो। नहीं अब मैं थी नहीं। जो मुझे मालूम पड़ रहा था कि ये मौलाना जो है ये मुझ पे हावी होने की कोशिश कर रहा है, मेरे साथ में मतलब कुछ गलत करना चाह रहा है। ऑल्दो मुझे उतना नॉलेज नहीं था लेकिन मुझे फील बैड टच हो रहा था, मुझे पता चल रहा था। मैं वहां से भाग गई। अब जब घर पे जाके मैं बोलूंगी तो ये लोग मेरी यकीन नहीं करेंगे, उल्टा मुझे मारेंगे। और उससे पहले तो मौलाना इनका माइंड वॉश करेगा कि तो आपकी बेटी पढ़ नहीं रही थी, मैंने उसको मारा है। और ये लोग मौलाना की बात पे विश्वास करेंगे, मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। तो यही तो बात होती हाँ है ना, नहीं, आप दैट्स घर के वेरी अंदर ट्रू। महिलाएं जो शिक्षित नहीं है। हम्म। हम्म। घर की नहीं, यानी आप मौलानाओं को छोड़ो, घर की जो आपने बात की है, तो इवन जब मैं वहां पे थी पाकिस्तान में, अगर मैं वहां से नहीं निकली होती तो मुझे तो ऐसा लगता है मेरा तो रेप वेप हो गया होता आज तक, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने हाथ डालने की कोशिश की थी। एक तो मेरी फ्रेंड के चाचा थे, मैं उसके घर गई, उसको मैंने दरवाजा नॉक करके मैंने कहा कि वो बाहर आ जाए। वो तो उसका भाई आया, छोटा था वो भी, उसको अंदर भेज दिया। चाचा जी आए एंड ही ग्रैब्ड मी एंड फ्रेंच किस्ड मी ना। उफ, और मुझे पता ही नहीं देखो। था। अब मैं डर के मारे मैंने किसी को बताया भी नहीं। मेरा बाप तो बलोच था यार, उसको बताती तो वो तो उसको मार ही देता वहां पर। बट आई एम जस्ट सेइंग कि मैं कितनी लड़कियों से बात की है, लड़कों से बात की है जो अब्यूज हुए हैं सेक्सुअली बचपन में पाकिस्तान में, और मैं तो पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, यू आर इन इंडिया, तो दिस हैपेंस विद इन योर होम। चाचा ताया एग्जैक्टली। और हाँ। मामू या ऑल दैट स्टफ। अरे खुद का बाप से लड़की महफूज नहीं है। मैं तो ऊपर वाले से शुक्र मनाती हूँ कि मेरे पास में बाप नहीं था, मेरे बाप का बाप बहुत पहले मर गया था। तो जब भी किसी ने मुझसे बोला कि सॉरी आपके फादर का डेथ हो गया था, मैंने बोला सॉरी क्यों बोल रहे हो, अच्छा हुआ मेरे लिए कि मैं सेफ हूँ। वरना मुझे क्या गारंटी थी कि मैं सेफ रहती अगर मेरा बाप रहता, क्योंकि हम देख हाँ रहे हैं रोजमर्रा एग्जैक्टली। की जिंदगी में मुसलमान लड़कियां सेफ नहीं है, ना बाप छोड़ता है ना भाई छोड़ता है, ये सच्चाई है। ये हमने आंखों से देखी हुई सच्चाई है। भले ये मेरे साथ हाँ में नहीं हुआ है लेकिन मैंने देखा हुआ है। और ये मतलब जब मैं अब देखिए बॉम्बे जैसे जगह पे उस वक्त हम रहते थे, तो उस दौरान ये सब जो आसपास में हो रहा था, तो आप इमेजिन कीजिए जो छोटे छोटे गांव कस्बे जहां पर मुसलमान आबादी बहुत ज्यादा है, वहां पर ये कितनी भारी मात्रा में अपराध होते होंगे। और उस अपराध को अगर रोकने के लिए अगर कोई कानून लाया जा रहा है तो ये लोग इतना रिवोल्ट कर रहे हैं। ये बोलते हैं ना, इनकी दुखती नक पे पैर रख दिया है। इस तरह से ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं अरे जैसे इनका हमारे सांस गांव बंद हो में, जा रही है। हमारा तो गांव ही यानी मेरे दादा के नाम पे था, ये सारे वडेरे थे वहां पर। और फिर गवर्नमेंट में भी थे। तो वहां पर एक बंदी को इन लोगों ने, बेटे ने अपनी माँ को मार दिया, गोली मार दी, क्योंकि उसने उसको किसी और से बात करते हुए देख लिया था। तो ओहो। हर किसी ने वो बड़ा इज्जत वाला काम किया है। ना पुलिस आई ना कुछ हुआ, वहां पे गाड़ के मार के फेंक दो। मेरी माँ को भी इसी तरह से लेके गया था मेरा बाप मारने के लिए। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई, वरना वहां पे हमको ले जाकर मार काट के दफन कर देते, किसी को पता ही नहीं चलता था कि हमको मार के वहां दफन कर दिया। नहीं दिस पता इज हाउ चलता। गांव के सिस्टम है। एक ऐसी सिचुएशन में मैं फंसी हुई थी, जो मिडनाइट का आधी रात का वक्त था, जब मेरा बिजनेस मैं चला रही थी मेली जी। तो उस वक्त जो है ये मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस बात को सुने और इस बात को समझे और इस बात को फॉलो करें, क्योंकि जो मैं बात बोलने जा रही हूँ वो बात बहुत अपने आप की सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी जी। तो ऐसी सिचुएशन में मैं फंस गई थी कि जो वर्क प्लेस है वहां पर नाइट शिफ्ट में काम करवाना पड़ रहा था मुझे। तो ये बंदा खाली बैठा रहता था, कुछ चीज की टेक केयर नहीं करता था, ये सिर्फ इतना ध्यान रखता था कि कितना इनकम आ रहा है, कहीं ये अपने पास तो नहीं ले रही है। तो सिर्फ इसका नजर मॉनिटरिंग का काम होता था। तो जब नाइट शिफ्ट में हम काम कर रहे थे तो अचानक से इसने मिडनाइट में 1-1:30 बजने के टाइम पे सारे वर्कर्स जब चाय वगैरह पीने के लिए उठे ना,
तो इसने सबको एक एक करके निकाल दिया बाहर, मतलब भेज दिया अपने अपने घर। और जब मैं नीचे आई, मैंने देखा कि कोई वर्कर तो है नहीं नीचे, तो तब तक सब जा चुके थे। तो वहां पर इसने मुझे इस तरह से मतलब ये कर दिया था उस फैक्ट्री में जहां पर मेरा काम चल रहा था, कि मैं उस दिन मरते मरते बची हूँ। और मैंने अपने आप को किस तरह से बचाया मैं आपको बताती हूँ। जब इसने तो पहली बात पी के रखा हुआ था, और अब एक बोतल लेके वो मेरी तरफ बढ़ रहा था, वो मुझे पिलाना चाह रहा था। तो उस वक्त जो है मैंने उसको मना मना भी कर रही हूँ, और डर भी लग रहा है कि ये जो है इसकी बोतल में कुछ ड्रिंक है या फिर एसिड है जो ये मेरे मुंह पे डालने वाला है। और इसने अंदर से डोर को लॉक करके रखा हुआ है, और मैं डोर के पास जा नहीं पा रही हूँ। अब जो है वहां पर ये मेरे नजदीक आने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कर रहा है, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है, मुझे थप्पड़े लगा रहा है। अब यहाँ पर जो है मेरा सिचुएशन इतना मतलब दयनीय, मतलब इतना बुरी तरह से मेरी हालत हो गई, मेरे हाथ पैर डर से कांप रहे हैं। लेकिन मैंने सोचना बंद नहीं किया। जब ये मेरे पास लेके आ रहा था, तो मैंने उसको पहले बोला कि आप पहले तुम पियो, फिर मैं पीती हूँ। तो वहां पर उसने बोला, हाँ तुझे डर लग रहा है कि कहीं इसमें मैंने कुछ मिलाया तो नहीं, ठीक है। और वो जोश में वो पहले ही पिया हुआ था, और 2 घुट पी लिया, तभी मुझे ये पता चला कि इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है जो मुझे नुकसान पहुंचेगी, मेरे फेस वगैरह पे डालेगा नहीं। तो उसने ला के मुझे पिलाने की कोशिश किया, मैंने नहीं पिया। उसने मेरे सर पे से पूरा डाल दिया, ठंडी का मौसम था, पूरा मैं ठंडी से कांपने लगी। और ऑलमोस्ट मेरे कपड़े फिर से उसने फाड़ दिए थे, क्योंकि पहला इसका अटैक होता है कपड़ों पर। और कोई भी मुसलमान आदमी अगर आप देखोगे ना, तो सबसे पहले वो कपड़े फाड़ता है ताकि औरत बाहर ना भागे। अगर उसको मार रहा है कोई कोई औरत, बचने के लिए जो बाहर भागती है ना, अगर कपड़े फटे हुए होंगे तो औरत अपनी इज्जत के मारे बाहर नहीं जाएगी, इसीलिए शायद से ये लोग पहले एग्जैक्टली, हाँ। कपड़ों पे अटैक करते हैं। अब जब इसने मेरे कपड़े वपड़े फाड़ दिए थे, मेरे मुझे मतलब पूरा शराब से मुझे पूरा भिगो दिया था। तो अब जो है मैं करूँ तो क्या करूँ। अब ये कभी प्यार से बात कर रहा है, और कभी हावी हो रहा है हमला करने की तरह, एक साइकोपैथ की तरह। अब मैं वहां पर देख रही हूँ कि चलो ठीक है, यहाँ पर ब्लेड रखा हुआ है, 7-8 इंचेस वाला ब्लेड्स होते थे। और जो वजन करते हैं, वेइंग वेइंग ब्लॉक्स होते हैं, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, वो वाले ब्लॉक्स थे। मैं इस सभी चीजों पे ध्यान दे रही हूँ कि अगर मैंने रिवोल्ट किया, अगर मैंने कुछ इसको ये किया, तो ये जो है, ये इन सारी चीजों से ये मुझे मार सकता है। और वो मुझे बोल भी रहा है कि मैं तुझे काट के फेंक दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। बिकॉज जिस जगह पे हम, एकदम रिमोट एरिया है जहां पर 8 बजने के बाद में कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं होता है। 7 बजे लोग खाना खा लेते, 8 बजे लोग सो जाते, उस जगह पे थी मैं। तो मैं वहां से अगर अकेली भी निकलती उतनी रात में किसी तरह से दरवाजा खोल के, तो मैं अपनी जगह तक, मैं अपने घर तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि ये बाइक पर आता और मुझे मार के चला जाता, कोई नहीं किसी को नहीं पता चलता कि क्या हुआ है। अब वहां पर मैंने इसके साथ माइंड गेम खेलना शुरू किया मेलिस जी। मैंने इसके मुंह पे, सर पे हाथ फिराना शुरू किया कि बेबी तुम ऐसे क्यों कर रहे हो मेरी जान, तुम इधर पे फैक्ट्री में क्यों ऐसा करना चाहते हो। चलिए हम अब घर पर जाते हैं, वहां पर जाके दोनों फ्रेश हो जाएंगे, बेडरूम में हम इंजॉय करेंगे। यू नो उस वक्त जो है, अगर बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है उस सिचुएशन में रिवोल्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन अगर रिवोल्ट करने के लिए जाएंगे तो हमारे ऊपर अटैक का बहुत ज्यादा खतरा होता है। इसीलिए मैंने वहां पर जो है इनका ही गेम इनके ऊपर खेला, अलताकिया किया मैंने, मेरे अंदर दिल से कोई प्यार नहीं आ रहा था उसपे। मैंने झूठ बोला कि हाँ नहीं या चलो हम जाते हैं घर पे, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट था मेरे दिमाग में। मेरे दिमाग में मेरे 2 बच्चे घूम रहे थे मेलिस जी, कि अगर आज ये बंदा मुझे कुछ कर देता है तो मेरे बच्चों का क्या होगा। एग्जैक्टली, हाँ। तो वहां पर उस सिचुएशन में मैंने अपने आप को बचाने के लिए उसके मतलब इतनी मिन्नतें की, इतना उसको शुगर कोटिंग कर करके बातें बताई ना, कि अभी हम अच्छे से बिजनेस करेंगे, अभी इतना इनकम हो रहा है और भी आगे इनकम होगा, तुम्हारी एक बीवी तो तुम्हारा इतना खाना पीना का ध्यान रखती है और मैं अपना काम कर रही हूँ। मतलब उसको अलग अलग तरह से जितना हो सका मैंने उसको अपनी बातों से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। और फिर मैंने उसको मनाया कि चलो हम घर जाते हैं, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, तो हम घर पे जाते हैं, वहां पर हम जाके फ्रेश हो जाएंगे, गर्म पानी से नहा के, और फिर हम बेडरूम में इंजॉय करेंगे। तो उस बात पे वो मान गया। मान के उसने बाइक पे मुझे बैठाया, और हम घर पर आ गए। और जब मेरी बिल्डिंग के नीचे आए हम, तो यहाँ पर से मैंने अपना रंग उसको दिखाया। मैंने सबसे पहले तो जहां पर उसने लाके बाइक खड़ा किया था, उस जगह से मैं भाग के इस बुरी तरह से दूसरे तीसरे टावर के पीछे चली गई कि उसको पता नहीं चला कि मैं कहाँ गई। वो ढूंढ रहा था यहाँ वहां। और फिर मैंने वहां से एक सिक्योरिटी गार्ड को बोला कि आप जो है अपना सिक्योरिटी, बाकी दूसरे सिक्योरिटी गार्ड्स को इन्फॉर्म कीजिए, मेरी जान खतरे में है, मैं प्रॉब्लम में हूँ।
और फिर उसके फोन से नहीं, मैंने अपने ही फोन से मेरे बच्चे को मैसेज किया था बाइक पर बैठे बैठे कि जब तक मैं ना बोलूं दरवाजा नहीं खोलना। ये बंदा घर पर पहुंच के दरवाजा नॉक कर रहा है, दरवाजा नॉक कर रहा है, बच्चों ने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि उनको पता है कि मम्मी जब तक नहीं आएगी नहीं खोलना है। तो जब सिक्योरिटी गार्ड ने सारे लोगों को बुलाया और पुलिस आने जैसा सिचुएशन हुआ, देन ये वहां से भाग गया, बाइक पर बैठा और भाग गया। तो सोचिए, अगर से मैं अपने आप को उधर पे बचाने के लिए अगर मैं मीठी मीठी बातें इसके साथ नहीं करती तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू बी अलाइव, उस दिन मैं बच नहीं पाती। तो इस तरह से जो है, लड़कियां जब भी, कोई भी लड़की इस सिचुएशन में फंसे तो पहले तो सिचुएशन को इस तरह से हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर एक कोई तो मेरी तरह सिचुएशन में नहीं हो सकता है, लेकिन अगर कर सके तो अपनी जान बचा सकते हैं। जैसे श्रद्धा का केस हुआ, रिवोल्ट उसने किया होगा, लाजिम है कि उसने रिवोल्ट किया होगा, लेकिन उस वक्त अगर वो माइंड गेम हल्का सा शायद खेल लेती तो शायद वो बच्ची आज जिंदा रह जाती। इसीलिए आप जो मैंने ये बात वाला कर जो रही हैं, बात है इसको हाईलाइट किया है, और आई नो, ये बात को मैं ज्यादातर हाईलाइट करने की कोशिश करती हूँ मेलिस जी। फिजिकल वायलेंस तो खैर वो तो वैसे भी लिखा हुआ है ना कि आप मार तो सकते हो, आप अपनी औरत को क्यों नहीं मार सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि वो जब आपको कोई भी रीजन हो, शक के बिना पे मार सकते हो, व्हाटएवर। तो ये इसी तरह से मुझे भी याद है, आई विल नेवर फॉरगेट दिस, कि मेरा बाप भी इसी तरह से पी कर उसने मेरी माँ को ऐसा गांव में ही मारा था कि पूरे गांव ने आवाजें सुनी थी मेरी माँ की, और पूरा चाकू लेकर पूरा मारने की तैयारी की थी कि मैं उसको मार दूंगा। वो तो इतना पिया हुआ था कि ही पास्ड आउट, राइट, वो इतना पिया हुआ था। एंड सुबह देखा तो माँ की आंख लाल हुई हुई है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत बुरी हालत कर दी थी, है ना। मगर वही मैं आपको बता रही हूँ कि कितनी मर चुकी हैं, कितनी अभी हमें पाकिस्तान से ही कितनी वो आई थी, किसकी बीवी को मार दिया किसी ने। अरे भाई यूके से ले जाकर लड़कियों को मार दिया है वहां पर, ये ऑनर किलिंग की। यहाँ पे कनाडा में एक किस्सा हुआ था ऑनर किलिंग का, पूरी लड़कियों को, 3 बेटियों को और अपनी पहली वाइफ को बंदे ने मार दिया था। इस जस्ट कि कब जाकर एक तो कि हमारी जो खवातीन है उनकी आंखें खुलेंगी कि ये हो क्यों रहा है। एक चीज अगर दोबारा दोबारा रिपीट हो रही है ना, वो बहुत लोगों के साथ हो रही है, तो उसके ऊपर फिर कंसिडर करना पड़ता है कि प्रॉब्लम क्या है उस चीज की। अब डोमेस्टिक वायलेंस में ये नहीं कह रही कि सिर्फ इस्लाम में ही होता है, दूसरी कंट्रीज में नहीं होता, होता है और उन्होंने रियलाइज किया। मगर किसी की, मुझे रिलीजन में, क्रिश्चियनिटी में किसी की रिलीजन में लिखा हुआ नहीं है कि आप अपनी बीवी को मारो या औरत पे हाथ उठाओ, कहीं नहीं लिखा हुआ है। वैसे यहाँ पे भी होता है और उन्होंने लॉज बनाए, यानी मुझ पे कोई हाथ उठाता है तो मैं जाकर उस बंदे को चार्ज कर सकती हूँ, उसकी लाइफ जो है वो फिर फॉर एवर जो है वो हो जाएगी। यहाँ भी हाँ, वो न्यूज अभी राइट होता है ना, वो हाँ, राइट होता है वुमेन के पास, लेकिन यहाँ तो राइट नहीं है ना आपके पास में। आपको चले तो आप, अल्लाह जहन्नुम में जला देगा अगर आप शोहर के खिलाफ जाके किसी को बोलते हो तो। वो तो ठीक है, मगर एटलीस्ट आपके पास, और यहाँ पे भी मैंने देखा है कि जो औरतें शेल्टर्स वगैरह में काम करती हैं ना, तो वो बहुत बताती हैं मुझको कि हमें बहुत मुस्लिम लड़कियां ऐसी आती हैं, खवातीन आती हैं वहां पर जो डोमेस्टिक अब्यूज की शिकार है। यहाँ भी, यहाँ ऐसा मत समझे यहाँ नहीं मारते हैं। सो चले इंडिया में मैं कहती हूँ कि उन लोगों के पास भी लॉज हैं कि आप जाके कंप्लेन करते हैं, मगर पाकिस्तान में तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ ही नहीं पास करने दे रहे ना, क्योंकि कोई चीज शरीयत के अगेंस्ट नहीं जा सकती। मौलाना जी कहते हैं कि ये जहां आपने लिखा है ना कि उसको मारना नहीं है, ये हटा दो फिर पास कर दो बिल। ओ भाई, डोमेस्टिक अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, डोमेस्टिक अब्यूज, जब तो वो बिल पास कर रहे हैं पागल। सो दिस इज नहीं द तो बिल थिंग। का मतलब ही क्या है? हाँ, तो एटलीस्ट मुझे ये है कि आप लोग, और मैं देखती हूँ कि इंडिया में फिर भी कुछ वो थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत आवाज उठा सकते हैं आप लोग। अब साहिल है, समीर है, वो शक्ल दिखा के वहां बात करते हैं, एंड आई नो कि फिर भी उन लोगों की जान को खतरा है, मगर वो कर रहे हैं, तो इतना वो पाकिस्तान में नहीं कर सकते आप। पाकिस्तान में कोई भी थोड़ा सा सेंसिबल बात करता है उसकी जान को खतरा हो जाता है। अब ये मैं रिएक्शन चैनल्स देख रही होती हूँ, एक शोएब चौधरी का है और एक और 2-3 लोग हैं, एक वो मुजम्मिल है, उसको मैं सुनती हूँ और मुझे डर लग रहा होता है। आरजू काजमी है, मैं सुन के ना मुझे डर लगता है इनके लिए कि किसी पागल का कोई तो नहीं, कोई भी बात उनको पागल लग जाए, उठ के जाके मारना शुरू कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, उठ के जाके मारना शुरू कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। इन लोगों का दिमाग कब पलटे वी डोंट नो। तो नहीं नहीं, बोलते हैं ना, वो एक स्लीपर सेल जैसे चुपचाप पड़े रहते हैं, और जब एक्टिवेट होने का एक चाबी दब जाएगा, एक बटन दब जाएगा ना, ये लोग वहीं पर जाके फट जाएंगे। हाँ, ये कब कहाँ पर क्या करेंगे कोई मतलब भरोसा नहीं है।
You can't trust them. अच्छा, यहाँ एक बंदी थी, वो मेरे ख्याल से सऊदीया की थी, वो एक्स मुस्लिम, वो क्रिश्चियन बन गई थी, कन्वर्ट कर लिया उसने। तो यहाँ पर जब मैं इन्वॉल्व हुई थी ना इसमें, M103 इस्लामोफोबिया का मोशन पास कर रहे थे, तो वो एक उसकी MP की उस मीटिंग पे पहुंची, वहां पर कुरान लेकर ना, और जाके कहने लगी मोहम्मद इज अ पेडोफाइल, राइट। तो सारे मुसलमान वहां पर, अब जो यंग यंग थे वो तो अपने आप को कंट्रोल किए, तो पीछे से एक बूढ़ा बाबा वो आया उस पे हाथ उठाने के लिए, वो सारे लड़कों ने उसको पकड़ लिया, वरना मैंने कहा, मैं तो कह रही थी मारे, मारे ताकि हम इसको चार्ज करें वहां पर फिजिकल असॉल्ट पे। तो Exactly. थिंग इज ये नहीं कि वो प्रोवोक करने गई थी, मगर दैट वाज हर राइट कि वो वहां जाके प्रोटेस्ट करे या जो भी करे, आपको ये राइट नहीं मिलता कि आप उस पे हाथ उठाएं। मगर मैं वही तो कह रही हूँ Exactly. ना, पुराने जो बाबा है ना ये ये मैं क्या, इतनी बड़ी ये दाढ़ी है इनकी। सोचिए, बाहर ये ऐसा बिहेव कर रहा है तो घर के अंदर की महिलाओं का क्या हालत होगा। और क्या। वो सिर्फ, हाँ, वो सिर्फ हम अंदाजा ही लगा सकते हैं कि बाहर की महिलाओं पे भी ये अपना हक समझ के जब हाथ उठा रहा है खुले आम मीडिया हम्म, के सामने, तो सोचिए कि घर के अंदर बंद दरवाजे के पीछे महिला की क्या दुर्गति करता होगा ये। हम्म। और और इट्स ऐसे ही होते हैं ये लोग। वेरी डिफिकल्ट। देखें यहाँ पर भी मैं वही कहूंगी ना कि फिजिकल अब्यूज इज हियर। मैं चंद लड़कियों को जानती हूँ, गोरियों को ही जानती हूँ, कपल ऑफ देम कमिटेड सुसाइड, क्योंकि वो इतनी बुरी बुरी रिलेशनशिप्स में थी, पिट रही थी। ये यूके में जितनी लड़कियां इन लोगों ने ग्रूम की थी, सारी गोरियां थी, और वो ब्रोकन फैमिली से आ रही थी, उनको ड्रग्स में लगाते थे, एडिक्शन में लगाते थे, फिर मारते भी थे, पीटते भी थे। इनकी आप डॉक्यूमेंट्रीज देखो ना तो रूह कांप जाती है कि किस तरीके से इन बेचारियों को ट्रीट किया इन लोगों ने। तो मारना जो है वो दूसरे भी मारते हैं, इट्स नॉट कि यही लोग मार रहे हैं, मगर इनका मारना उन लोगों को अलग था कि तुम काफिर लड़की हो, तुम डिजर्व करती हो, तुम ऐसे करती हो, तो तुम्हें हम मारेंगे और तुम ये करोगी, और इससे हमें गुनाह नहीं मिलेगा, ये सब आपका काम है। डू यू सवाब का अंडरस्टैंड द काम है। थिंकिंग? हाँ, ये सब आपका हाँ, काम एंड है। दे डोंट लेट देम ड्रेस ऑल्सो, अपर बॉडी पार्ट उनका खुला रखने की कोशिश की जाती है हमेशा। हम्म, जो इस तरह से लड़कियों को ये लोग टॉर्चर करने के लिए जो लेके जाते हैं, उन लोगों के साथ में वो स्लेव्स वाला जो पहले स्लेवरी सिस्टम था, उस हिसाब से वो अभी भी वैसे ही ट्रीट करते हैं। अभी अगर आप तालिबान वगैरह के वगैरह में जब भी ये सब आया है, शरिया लॉ वो लोग जो फॉलो करते हैं, तो महिलाओं की दुर्गति, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखा था जहां पर उनको बिल्कुल निवस्त्र, निस्वस्त्र बोलते हैं ना, पूरा नंगा करके रखा गया है। और वहां से उन लोगों का बोलते हैं ना, जैसे खरीद फरोख्त चल रहा है खुल्लम खुल्ला, दे आर बाइंग स्लेव्स, कोई लेके खरीद के अपने दोस्त को गिफ्ट कर रहा है, एज इफ ये इंसान नहीं है, ये लड़की नहीं है, ये कोई वस्तु है, कोई चीज है। हम्म, लड़कियों को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। वो लड़कियों की हालत सोचिए, वो एक चीज की तरह इस्तेमाल हो रही है, जब तक ये अपने पास रखेगा रखेगा फिर दूसरे को दे देगा। और हम्म, एक किस्सा मैं आपको, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगी, दो दो 3 मिनट में एक किस्सा मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि मैं अभी आमना सामना मेरा हुआ है इस किस्से से। कि जब मैं बिजनेस में थी उस वक्त एक बंदा, एक हिंदू बंदा, जो जिसके पास से मुझे कुछ माल खरीदना था, जब मैंने माल लिया, बातचीत वगैरह किया, तो उसको नहीं पता चला, क्योंकि लेकिन जब मैंने अपना नाम बताया और अपना अकाउंट का डिटेल से उसको अकाउंट ट्रांसफर किया, तब उसने बोला कि अरे मैडम आप मुसलमान हो। मैंने बोला क्यों भाई? तो बोलने लगा, नहीं मैंने तो आपका रुद्राक्ष देख के वगैरह मुझे लगा कि आप हिंदू हो, इसीलिए मैंने आपके साथ डील किया, लेकिन मुझे नहीं करना है। मैंने बोला क्यों भाई, मेरा मुसलमान नाम होने से मेरी गलती है क्या? आप बॉयकॉट करना चाह रहे हो मुसलमानों को? मैंने इस तरह से मतलब उससे निकलवाने की कोशिश की। बोला नहीं नहीं बहन जी, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं जो हूँ हर एक रिलीजन वालों को मैं अपना माल देता हूँ, क्योंकि मुझे तो बिजनेस करना है। और वो हाँ, होलसेल में जब देता है तो उधारी पे भी देता है, जो मतलब कुछ दिन हो जाते हैं पुराने बिजनेस में, तो उधार भी देता है। अब जब ये बंदा किसी हैदराबाद, जो इंडिया में हैदराबाद है, वहां पर इसने कुछ सेलर्स को उसने उधार दे के रखा था, जो साल में एक बार ये कलेक्ट करने के लिए जाता था। कुछ पैसा वो एडवांस ले लेता था, कुछ पैसा ये जाकर कलेक्ट करता था रमजान और बकरा ईद के बाद में। तो जब ये हम्म, बंदा कलेक्शन के लिए गया है, उस बंदे ने इनको घर पर बुलाया। तो ये चला गया कि चलिए आज डिनर हमारे घर पे कीजिए। तो इसने बोला चलो ठीक है, मैं डिनर भी कर लूंगा, पैसे ले लूंगा, और फिर मेरी फ्लाइट का टाइम हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। ये सोच के ये बंदा उस मुस्लिम फैमिली के घर पर गया है। खाना वाना होने के बाद में उस बंदे ने, जो होस्ट था घर का, जो मुसलमान आदमी था, उसने उसको एक कमरे में जाने के लिए बोला कि आप जाके वहां पर आराम कीजिए। तो इसको लगा चलो ठीक है, मैं जब जब तक मेरा फ्लाइट का टाइम नहीं होता है मैं आराम कर लेता हूँ। जब ये उस कमरे में गया है,
वहां पर एक औरत ऑलरेडी बैठी हुई थी, और वो औरत इसको देख के खड़ी हुई, डर के मारे, मतलब उसके हाथ हाथ पैर कांप रहे थे। उसने मुझे ये खुला बताया कि दीदी उसके हाथ पैर कांप रहे थे। और मैंने जब उसको देखा तो वो मेरी तरफ जैसे देख रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कुछ, और मैं रूम से बाहर निकल गया। तो रूम से बाहर जब निकला तो वो जो बंदा था, उस औरत का हस्बैंड जो था, उसने पूछा क्या हुआ भाई साहब, आप क्यों बाहर आ गए, आप थोड़ा बेड पे आराम कर लेते, थोड़ा आपके लिए हमने कुछ इंतजाम किया हुआ है। तो इसने बोला नहीं नहीं, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है भाई साहब, आप जो है मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर कर देना। और ये निकल गया। जब तक ये बाहर जाके अपने जूते पहनता, इसने आवाजें सुनी मार की और चीखों की। तो कैन यू इमेजिन एक घर की औरत की क्या इज्जत है इनके घर में, मतलब बंद दरवाजों के पीछे ये लोग किसी को भी लाके अपनी बीवी के साथ सुलाएंगे।